हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद केबी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का विषय गणित हिंदी माध्यम के से एनसीईआरटी बेस पर आधारित पढ़ाएंगे, जिसमें प्रथम अध्याय है हमारा संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम संख्या पद्धति के परिचय के बारे में बात करेंगे और संख्याओं के अलग अलग प्रकार के बारे में बताएंगे। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया है कि एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाने वाली। दूसरा पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 और लगा दें, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर यही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही अनंत तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4 ... आदि। बात आती है पूर्णांक की। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर ठीक से समझ सकते हैं। यहां पर हमारा 0 है, जिसके दाहिनी तरफ हमारे सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाईं तरफ सारे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं की। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इसको हम कहेंगे कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक से कट जाएं और स्वयं से कट जाएं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है। मान के चलो 2, 3, 5, 7 आदि। ये जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, ये स्वयं से कटेगी और एक से कटेंगी, तो इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये स्वयं से कटती है या फिर एक से कटती है। अब बात आती है भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जैसा कि हमने आपको बताया है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से विभाजित होती है और स्वयं अपने आप से विभाजित होती हैं। अब यहां क्या है? भाज्य संख्याएं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि वे संख्याएं जो एक से विभाजित हों, स्वयं से विभाजित हों और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें हमारा उदाहरण है 4, 6, 8, 10 आदि। 9 भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 को अगर हम काटेंगे तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा 8 भी है, जो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और स्वयं 8 से विभाजित होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब बात आती है परमेय संख्याओं की। भाई, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। तो 3/4, 5/6, 11/7 आदि संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं कही जाती हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा अपरिमेय संख्या। दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं ऊपर कि परमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परमेय संख्या होती हैं। अब अपरिमेय संख्या कैसे पढ़ेंगे? भाई, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या कही जाएंगी, जिसका उदाहरण है पाई, √2, √3, √4। क्यों? सॉरी, √4, √5 क्यों है भाई? देखो, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। अब आप कहेंगे सर ये तो परमेय संख्या का रूप है 22/7, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक
नियरेस्ट मान है, नियरेस्ट वैल्यू है, जिसको हम अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू कहते हैं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो 22/7 नहीं होता है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या कही जाती है। अब बात आती है कि भाई वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हमारी सभी प्रकार की ये संख्याओं के जो प्रकार थे वो सम्मिलित होते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिसके उदाहरण है सभी संख्याओं, मतलब प्राकृत संख्या, कोई भी 1, 2, 3, कोई भी पूर्णांक रहेगा 4, 5, 6, कोई भी हमारी भाज्य संख्या रहेगी 3, 5, 7, कोई भी हमारा ऋण की परमेय संख्या रहेगी, ऋण के 2/3, 4/5 आदि आदि सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। आई होप कि आज आपको संख्याओं के सभी प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, जिसमें हम शांत दशमलव प्रसार, अनपसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती, अनपसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? देखो भाई, जिसमें हमारा शेषफल क्या है, शून्य आ जाए, शेषफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए, उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमारा लिखा है 1/2, अगर हम इसको भाग के रूप में लिखें तो होगा 1/2। अब हम इसको भाग करेंगे, हमने भाग किया 2/1, भाग 2 का 1 में करेंगे नहीं जाएगा, इसलिए 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। जब ऐसी स्थिति हो, अर्थात शेषफल कितना है हमारा, यहाँ पर शेषफल आया 0, जब ऐसी कंडीशन हो तो वो हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा अनपसानी आवर्ती। इसमें क्या है, इसमें हमारा शेषफल क्या है, शून्य नहीं आता है, बल्कि उसकी बार बार आवृत्ति होती रहती है, इसलिए इसको अनपसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1/3। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, हमने उदाहरण लिया 1/3। इसको कैसे समझेंगे, मान के चलो हमने 1/3 को भाग रूप में लिखा, 1/3। अब हम 3 का भाग करेंगे 1 में, कैसे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा है, फिर से 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, फिर से हमारा 1 आया, 0 बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसमें शेषफल क्या है, शून्य नहीं आ रहा है, बल्कि बार बार शेषफल की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको हम अनपसानी आवर्ती कहते हैं। अब अनपसानी अनावर्ती क्या होता है, देखो भाई, अनपसानी आवर्ती में क्या हो रहा था कि हमारा शेषफल की आवृत्ति हो रही थी। कहने का मतलब है कि वही अंक बार बार शेषफल में आ रहा था। अब अनपसानी अनावर्ती में क्या होगा कि मान के चलो उदाहरण हमने लिया, इसका उदाहरण है जैसे पाई है हमारा, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। अगर हम 7 का भाग 22 में करें, 7 का भाग 22 में करते हैं तो कितना आएगा, 7 या 21, 1, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूना 14, 6 आया, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ाया, 7 8 56, 4 शेष। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम इसको जितना बढ़ा रहे हैं इसमें अलग अलग शेषफल आता जा रहा है, अर्थात किसी एक शेषफल की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आए तो उसे हम अनपसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती कहते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे हमारा √2 है, √3 है, इनके जब भी हम मान निकालेंगे तो इसके मान कुछ अलग अलग आएंगे, अर्थात इनमें शेषफल हमारा कभी भी ना तो शून्य होगा, ना एक शेषफल की बार बार आवृत्ति होगी। तो आई होप आपको वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है घातांक नियम। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा घातांक नियम। चलिए घातांक नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो घातांक नियम के हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हम एक एक करके उदाहरण सहित समझेंगे, जिसमें हमारा पहला नियम है a⁴m इंटू a⁴n। दूसरा है हमारा a⁴m और पूरे की पावर n। तीसरा पॉइंट है हमारा a⁴m अपॉन a⁴n इज इक्वल टू a⁴m -
n। चौथा पॉइंट है हमारा a पावर m इंटू b पावर m। तो यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखो भाई, घातांक नियम में हमारे कुछ 4 मुख्य फॉर्मूले और भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 ही समझेंगे अभी, जिसमें हमारा पहला है। तो घातांक नियम में 2 चीज़ें मुख्य होती हैं, एक होता है हमारा आधार, दूसरा होता है हमारा घातांक, जिसको हम ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि a की घात m गुणा a की घात n। इसमें क्या है, हमारे जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलो लिखा है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4। जब हमारे आधार समान होते हैं तो हम घातों को जोड़ देते हैं, 3 की घात 2 धन 4 अर्थात 3 की घात 6 करेंगे। दूसरा है हमारा a की घात m पूरे की घात n, मतलब होल स्क्वायर, होल घात। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। मान के लिखा है हमारा 2 की घात 3 पूरे की घात 4। जब ऐसी सिचुएशन हो हमारे सामने तो हम घातों का गुणा करते हैं। तो 2 की घात 3 गुणा 4 अर्थात 2 की घात 12। तीसरा है हमारा, लिखा है a की घात m और नीचे बटे में a की घात n। जब हमारे यहाँ पर भी आधार समान हो तो उन्हें हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जिसका एग्जाम्पल है, लिखा है 2 की घात m 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमने एक बात आपको पढ़ाई थी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाग में घातें घटती हैं किंतु जब आधार समान हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 भागित 2 की घात 2 अर्थात 2 पर घात 3 माइनस 2, तो आंसर आएगा 2। चौथा पॉइंट है हमारा, लिखा है a पर घात m गुणा b पर घात m। अब यहां पर क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको कि यहां पर हमारे आधार अलग अलग हो गए हैं लेकिन घातें हमारी समान है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम अपने आधारों का गुणा कर लेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है 2 पर घात 5 गुणा 3 पर घात 3 पर घात 5। अब यहाँ हमारे अलग अलग आधार हैं किंतु घात समान है। तो इसको हम 2 गुणा 3 और पूरे की घात 5 लिख सकते हैं, जिसे हम 2 3 6 की घात 5 भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको घातांक नियम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे कुछ सर्वसमकाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो अगला पॉइंट रहेगा हमारा सर्वसमकाएं। चलिए देखते हैं क्या होती है हमारी सर्वसमकाएं। सर्वसमकाओं में हमारा पहला पॉइंट है अंडर रूट ए बी, दूसरा पॉइंट है अंडर रूट ए अपॉन बी, तीसरा पॉइंट है हमारा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, फोर्थ पॉइंट है हमारा ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, फिफ्थ पॉइंट है हमारा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा परमेयकरण, इसको हम रैशनलाइज बोलते हैं, परमेयकरण। तो यहाँ पर हमारे कुछ सर्वसमकाओं के रूल हैं जिन्हें हम बारी बारी से उदाहरण से समझेंगे। जैसा कि लिखा है कि अंडर रूट ए गुणा बी, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान के चलो हमारा लिखा है 2 गुणा 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम सर्वसमकाओं से रूट 2 गुणा रूट 3 करके लिख सकते हैं। अब हमारा अगला उदाहरण है, अगला पॉइंट है a अपॉन बी, तो इसको उदाहरण से समझेंगे। मान के चलो हमारा लिखा है 2 बटे 3, तो इसको हम लिखेंगे रूट 2 बटा रूट 3। इसी प्रकार हमारा तीसरा है, तीसरा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा है भाई, पढ़ा भी हो आपने, a प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा
ए ऋण बी एक फॉर्मूला होता है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है हमारी, जिसको हम चाहे तो उदाहरण सहित समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या निकलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो अगर हमारा लिखा है √2 प्लस √3, यहाँ लिखा है √2 माइनस √3, तो इसको हम अगर इस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाता है भाई, 2 माइनस 3, आंसर आएगा -1। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट जो है हमारा वो है a प्लस √b a माइनस √b। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है जो आपने पिछले पॉइंट में की थी। तो इसका आंसर निकलेगा कितना, a स्क्वायर माइनस √b। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। अगर लिखा है हमारा 3 प्लस √2 3 माइनस √2, तो यहाँ पर हमारा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9, 2 का 2, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। आई होप एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल लिया, अगर लिखा है हमारा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम रखेंगे √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 √3 प्लस √b का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। तो 2 का 2 प्लस ये चीज़ देखो ऊपर वाली आ गई भाई, तो 2 गुणा 6 प्लस 3 का 3, या फिर 3 2 5 प्लस 2√6। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स क्लियर। आखिरी यह है हमारा सर्वसमताओं में परमेकरण। तो भाई परमेकरण को कैसे समझते हैं, परमेकरण को समझने के लिए हमारा लिखा है 1/√a प्लस √b। अब हमें क्या करना है, इसका परमेकरण करना है। तो परमेकरण हमेशा हर का किया जाता है, और कैसे किया जाता है, हर की संख्या के विपरीत चिन्ह का परमेकरण किया जाता है। जैसे हमारा यहाँ लिखा है √a प्लस b, तो इसका जब हम परमेकरण करेंगे तो अंश और हर में √a माइनस b से गुणा कर देंगे। ओके, अगर हम गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा करेंगे 1 का, तो कितना आएगा, √a माइनस b जो करते हो। और यहाँ हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जिसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बनेगा √a माइनस बी अपॉन a माइनस बी स्क्वायर। दैट्स क्लियर। आई होप कि आपको आज का संख्या पद्धति का परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।